प्रिय छात्रों, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के साथ में हम लोग आज 12th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर स्टडी करने आ रहे हैं। इससे पहले हम लोग चुम्बकीय क्षेत्र के पहला वाला चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, उस पर बेसिक कई सारे न्यूमेरिकल वीडियोस भी मैंने अपलोड कर दिए हैं, उनको आप लोग देख लीजिएगा। तो इस चैप्टर में हम लोग जो पढ़ेंगे वो है मेन पॉइंट आपका चुंबकीय फ्लक्स के मात्रक और विमित सूत्र, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, प्रेरित विद्युत, मतलब हर एक पॉइंट जो इसमें दे रखा है सब 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 इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं जो आपको छोड़ने के लिए मैं कहूँ। तो बोर्ड के पर्पज़ से ध्यान में रखते हुए स्टार्ट करते हैं पहले वाला पॉइंट, चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स की बात अगर करते हैं तो डेफिनेशन जैसे सीधी सीधी देखिए, जितना भी मटेरियल ये मैं आपके सामने मेहनत करके बना रहा हूँ, ये सब का सब इम्पोर्टेंट है, टू दी पॉइंट है, याद करना बेहद सरल है। लैंग्वेज मैंने ईजी से ईजी रखने की कोशिश की है। ठीक है, आपको पता चल ही जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, और समझाना मेरा काम है, समझना आपका। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी समतल पृष्ठ से निर्गत चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे φb से प्रदर्शित करते हैं। ये एक अदिश राशि है। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट, इसे φb से दिखाते हैं। चुंबकीय फ्लक्स मतलब क्या है? मतलब ये है कि किसी भी एरिया से कितनी चुंबकीय बल रेखाएं बाहर निकल रही हैं। दूसरी बात, किस एंगल से निकल रही हैं। ठीक है, तीसरे पॉइंट पे ये भी ध्यान रखना है आपको कि जिस एरिया से निकल रही हैं, जिस पृष्ठ से निकल रही हैं, उसकी डायरेक्शन कहाँ पर है भाई। तो ये जो पृष्ठ आपको दिखाई दे रहा है, अगर इसकी डायरेक्शन कही जाए तो कहाँ पर है? ये ऊपर की तरफ है। ठीक है, ये तीर का निशान इसीलिए लगाया गया है कि आपको बताया सके कि क्षेत्रफल जो आप ये देख रहे हैं वो कहाँ है? ऊपर की तरफ है। और चुंबकीय बल रेखाएं आपकी यूँ निकल रही हैं। तो चुंबकीय बल रेखा जो क्षेत्रफल के साथ में, क्षेत्रफल की दिशा के साथ में जो कोण बना रही हैं, वो कोण आपका क्या है? थीटा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़। ठीक है, अभी और क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो अब इसको देखिए, एक चीज़ और बता दें कि φb को पढ़ते पढ़ते ध्यान आया हुआ φe के बारे में। ठीक है, φe कहाँ पढ़ा था? इलेक्ट्रिक फील्ड वाली यूनिट में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कहा जाए तो चुंबकीय फ्लक्स बात कर रहे हैं यहाँ पर φb की, और अगर वैद्युत फ्लक्स की बात करेंगे तो वो होता है φe। ठीक है, दोनों ही आपकी अदिश राशियाँ, स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है, सिर्फ अंतर क्या है कि यहाँ पर φb दिस इज इक्वल्स टू b वेक्टर डॉट a वेक्टर, और वहाँ पर क्या होता है? e इक्वल्स टू क्या होता है? e वेक्टर डॉट a वेक्टर। ठीक है, वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल की दिशा के बीच कोण देखा जाता है, या यहाँ पर आपका चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा और क्षेत्रफल के बीच में कोण देखा जाता है। ठीक है, देखिए आगे। तो माना किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र B तथा क्षेत्रफल A हो, तो उस पृष्ठ से निर्गत चुंबकीय फ्लक्स जो होगा वो φb दिस इज इक्वल्स टू b वेक्टर डॉट a वेक्टर, एंड इनके बीच में जो डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है, इसको आप जब ओपन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? b a cos थीटा मिलेगा। ध्यान आया भाई? दो स्केलर क्वांटिटीज़ हैं, a वेक्टर और b वेक्टर। ठीक है, इनका जो अदिश गुणन है, अगर हिंदी में बोले तो अदिश गुणन या डॉट गुणन, ठीक है, या स्केलर गुणन, स्केलर प्रोडक्ट, तो इनका जो प्रोडक्ट होता है दिस वैल्यू इक्वल्स टू उनके परिमाण और उनके बीच बने कोण की कुज्या के बराबर होता है। इसलिए यहाँ पर फाइव वेक्टर डॉट ए वेक्टर दिस इज इक्वल्स टू किसके लिए आ गया? फाइव वेक्टर ए वेक्टर दिस इज इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा के लिए आ गया। ठीक है, फाइव बी इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा के लिए आ गया। ओके, अब यहाँ पर जीरो कैसे कर दिया सर? उसके लिए सुन लीजिए कि अगर ये डायरेक्शन यानी चुंबकीय बल रेखाओं की जो दिशा है, देखिए मैं पेंसिल को अगर इस तरह से रखें, ठीक है, और ये एंगल हम कम करते जा रहे हैं, किस दिशा में लाते जा रहे हैं? जहाँ पर ये ए वेक्टर बना हुआ था उस दिशा में अगर कर देंगे तो ये अब इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? जीरो हो गया भाई। इनकी दिशा लगातार आप कम, इस एंगल को आप अगर सीधा करें तो ये एंगल कम लगातार कम होता जाएगा, और कम होते होते क्या होगा? इसकी सीध में आ जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में ये वाली जो वैल्यू है, ये वैल्यू थीटा का जो वैल्यू है दिस इज इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा, और कॉस जीरो की जो वैल्यू है दिस इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो उस स्थिति में ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी। उस स्थिति में चुंबकीय फ्लक्स का मान अधिकतम होगा। तो फाइव ई इक्वल्स टू बी ए। क्लियर है? अगर इसमें क्षेत्र के समांतर हो जाती रेखाएं, ठीक है, यहाँ पर मैंने नहीं बताया है, तो पृष्ठ की दिशा तो ऊपर की तरफ है, और पृष्ठ क्षेत्रफल के अगर समांतर हो यानी इस तरह से हो, तो इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा दिस विल इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, और cos 90 होते ही cos 90 की वैल्यू 0,
यानी फ्लक्स उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। भाई नॉर्मल बात है कि अगर ये रेखाएं, जैसे अगर पेंसिल है, ठीक है, अगर वो क्षेत्रफल के समांतर कर दो तो जो एंगल बनना है ऊपर से नीचे की तरफ 90 डिग्री का, अब कौन सी रेखा उसके अंदर से होकर निकलेगी, कोई भी नहीं गुजरेगी। ठीक है, तो अगर कोई रेखा ही नहीं गुजरेगी तो ये वाली डेफिनेशन ही दिस इज इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो सवालों में कई जगह आपको मिलेगा कि जो चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्रफल की बल रेखाएं हैं क्षेत्रफल के समांतर हैं। ठीक है, और कहीं पर अगर लंबवत दे रखा हो तो लंबवत के लिए आप क्या करेंगे, थीटा इक्वल्स टू जीरो रखेंगे, और अगर समांतर दे रखा है तो थीटा इक्वल्स टू 90 रखेंगे। उस कंडीशन में चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा उसकी वैल्यू आपसे पूछी जाएगी। क्लियर हो जाना चाहिए। ओके, ठीक है, ओके, आगे चलते हैं, बात करते हैं चुंबकीय फ्लक्स के मात्रक और विमेय सूत्र के बारे में। तो जैसे फाई बी की वैल्यू आपने देखी थी, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और उनके बीच में अगर कोण 0 डिग्री हो जाए तो केवल मान रह गया बी इंटू ए। ठीक है, वैसे भी मात्रक में हम लोग दिशा का ध्यान नहीं रख रहे हैं। ठीक है, तो बी का यहाँ पर आप मात्रक निकालेंगे एफ इक्वल टू बी बिल साइन थीटा से, तो बी का यहाँ से मान निकालोगे तो बी इक्वल्स टू वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ के नीचे आई इंटू एल दोनों आ जाएंगे, तो एफ बटे आई एल। ठीक है, साथ में क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल एरिया ए। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए, अगर मात्रक आपको निकालना है या डायमेंशन से आपको निकालनी है तो एफ का विमेय सूत्र हो गया एम एल टी माइनस टू, एरिया का अगर निकालें तो एल की पावर 2 ये आया। ठीक है, कई सारे तरीके हो सकते हैं, उन तरीक़ों से हम इसके मानों को पता कर सकते हैं। अपॉन में तो ये हुआ एल की पावर 2, क्लियर नहीं हो रहा था तो एल की पावर 2 ये होगा। आई की वैल्यू यानी एम्पियर, और लेंथ यानी लंबाई अगेन एल, तो एल से एल यहाँ कैंसिल हुआ। ठीक है, एक ऊपर जो ले जाएंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी, एम तो पहले से ही है, एल की पावर 2 टी माइनस 2, ए ऊपर गया तो ए माइनस 1। ठीक है, एक बड़े ब्रैकेट के अंदर चूंकि डायमेंशंस को रखते हैं इसलिए उनके मान लगा दीजिए। मात्रक की अगर बात की जाए तो एफ का मात्रक आपका न्यूटन आया, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, अगेन वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, फिर दूरी दे रखी है मीटर, मीटर से 1 मीटर कैंसिल होगा, न्यूटन इंटू मीटर अपॉन एम्पियर। ठीक है, एक दूसरा मात्रक भी हो सकता है, इसको हम कहते हैं केवल वेबर। ठीक है, मैनपुरी से आगे वाला वेबर नहीं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। तो ये हम पढ़ रहे हैं चुंबकीय फ्लक्स के मात्रक, तो एक मात्रक हो गया न्यूटन इंटू मीटर अपॉन एम्पियर, एक मात्रक इसका वेबर। ठीक है, डायमेंशंस हम लोग देख ही चुके। अगर यहाँ से भी अगर देखना चाहें, ये एम एल टी माइनस 2 यहाँ से लिया, केवल मीटर बचा था तो मीटर के लिए एल, और वैद्युत धारा एम्पियर के लिए ए लिया था, तो यहाँ से इसकी वैल्यू वही आती है जो हम लोग ऊपर देख चुके हैं, एम एल टू टी माइनस 2 ए माइनस 1। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, थर्ड पॉइंट है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। ठीक है, अब यहाँ पर इंडक्शन की बात स्टार्ट होती है कि जब किसी विद्युत परपथ में से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है तब परपथ में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है तथा परपथ में धारा बहने लगती है। यह दोनों तभी तक उपस्थित रहते हैं जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, और इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक है, विद्युत और चुंबकीय ये दोनों के प्रेरण से उत्पन्न है, इसलिए इसको विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। बल रेखाओं की संख्या कैसे परिवर्तित होगी, भाई कहीं पर अगर आपका इलेक्ट्रिक सर्किट बना हुआ है, ठीक है, और उसके आसपास आपने चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए चुंबक रखी, ठीक है, और उस चुंबक को आप गति करा रहे हो। ठीक है, गति कराने से क्या होता है, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या उस कॉइल में कम या ज़्यादा होती रहती है। ठीक है, और ये जो इंडक्शन की घटना है ये परिवर्तन होने पर ही रहेगी, कंटिन्यूस बनी रहेगी तब नहीं होगी। ठीक है, बहुत ज़रूरी है कि उसका चुंबकीय फ्लक्स का मान लगातार क्या होते रहना चाहिए, परिवर्तित होता रहना चाहिए। ठीक है, परिवर्तन होगा तभी विद्युत चुंबकीय प्रेरण होगा, आइदर नहीं होगा। ठीक है, तो सरल परिभाषा। चौथे पे आते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल। अब प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या हुआ कि यदि किसी एन फेरों वाली कुंडली है, ठीक है, एन फेरों वाली कुंडली अगर कोई है और उसमें चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर क्या है, डी फाई अपॉन डी टी। ठीक है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना हुआ, ई इक्वल्स टू माइनस का एन डी फाई अपॉन डी टी। ठीक है, ये सीधे सीधे फैराडे के लॉज के द्वारा हमको मिला है। ठीक है, बस इंपॉर्टेंट ये है कि नेगेटिव क्या है, नेगेटिव चिन्ह क्या दर्शाता है, नेगेटिव चिन्ह आपको ये दर्शाता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल उस कारण का विरोध करेगा जिससे वह स्वयं उत्पन्न होता है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, और इसके आधार पर लेंज का नियम और दे रखा है, तो उस लेंज के नियम में भी जो दूसरा नियम कहलाता है फैराडे का, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड में पूछे जा चुके हैं। 5वें पॉइंट पे आइए, प्रेरित धारा। तो जैसे अभी आपने देखा था प्रेरित विद्युत वाहक बल, ठीक है, ई की वैल्यू आपने देखी थी, ई दिस इज इक्वल्स टू, ई की वैल्यू निकाली थी, ई का जो मान आया था माइनस का एन डी फाई बी अपॉन डी टी।
ठीक है, फाई बी लिखना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम लोग मैग्नेटिक फील्ड पढ़ रहे हैं और बहुत से बच्चे समझें कि इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो, तो उस कन्फ्यूज़न के लिए यहाँ पर फाई बी। बात चल रही है कि प्रेरित धारा, तो प्रेरित धारा की अगर बात करें तो आपने ओम का नियम पढ़ रखा होगा, V = I/R। ठीक है, तो V वहाँ पर पोटेंशियल होता है, विद्युत भागवल, I धारा और R आपका प्रतिरोध। जिस कुंडली में ये विद्युत प्रेरण की घटना हो रही है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की जिस घटना जिस कुंडली में हो रही है, अगर उस कुंडली का प्रतिरोध R मान लिया जाए, ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रेरित धारा होगी, तो प्रेरित धारा का मान क्या होगा, सिर्फ E और V को एक दूसरे से रिप्लेस कर दो। ठीक है भाई, तो अगर यहाँ से I का मान निकालो तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी, I की वैल्यू आ जाएगी V/R। इस केस में I की जगह हम क्या, V की जगह हम क्या लिखेंगे, E लिखेंगे, E/R। सिंपल है, ठीक है, समझते चलिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अब E की जगह वैल्यू पूरी वाली प्लेस कर दीजिए, माइनस का N d∅B/ΔT, तो उसके नीचे था I/R। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई आपकी I = माइनस का N/R d∅B/dt। तो इस तरह से ये प्रेरित धारा की मान हम लोग देखेंगे आगे, डेफिनेशन मिलेंगे उसमें हम लोग क्लियर करते आएंगे। ठीक है, इसी तरह से इसमें प्रेरित आवेश और आएगा, उसको यहीं पे समझा देता हूँ जिससे आगे टाइम हमारा बचे। तो प्रेरित आवेश की अगर बात की जाए तो डेफिनेशन पे ही पहुँचे। देखिए, फिजिक्स में सबसे अच्छी बात ये लगती है कि यहाँ पर कुछ भी अचानक नहीं होता है। ठीक है, हर एक चीज़ के पीछे कॉज होता है, हर एक फार्मूले के पीछे कॉज है। इसलिए स्टार्टिंग में मैंने बोला कि सारे फार्मूले आपको लर्न करते चलो। जो फार्मूला आप लोग मिल रहा है, एक डायरी बना लो, उस डायरी में जितने भी फार्मूले आपको डेली नहीं मिले उन सारे फार्मूलों को आप नोट करते चलिए। ठीक है, तो इस तरह से आप आगे चलेंगे। तो प्रेरित आवेश की बात करें तो आवेश और विद्युत धारा में संबंध करने के लिए आपने फार्मूला पढ़ा था I = Q/T। ठीक है, यानी विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, तो I = Q/T होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर प्रेरित आवेश निकाला जाए तो प्रेरित आवेश का मान कितना होता है, Q = I/T के हो जाएगा, यानी I और T का आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर प्रेरित धारा ये है, ये पूरा फैक्टर प्रेरित धारा को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब समय के लिए क्या है, समय अगर मान लिया जाए कि जैसे मैंने बताया कि ΔT समय में विद्युत चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो वहाँ पर ΔT आपका T के स्थान पर प्रयोग किया जाएगा, यानी प्रेरित आवेश का मान आप क्या लिखेंगे, Q = I/ΔT लिखेंगे, बस इतना है। ठीक है, अब I की ये पूरी वैल्यू, I की पूरी वैल्यू अगर आप लिख दें, अगर नेगेटिव चिन्ह को छोड़ दीजिए, ठीक है, अभी केवल परिमाण की बात की जाए तो ΔΦ/ΔT इंटू ΔT। ठीक है, ΔT से ΔT कैंसिल, तो प्रेरित आवेश जो हुआ आपका, प्रेरित आवेश कितना हो गया, प्रेरित आवेश हो गया N dφ/R। ये प्रेरित आवेश की बात हो गई। ठीक है ना, तो बहुत सरल है फिजिक्स को पढ़ना, समझना, समझाना, बस इसमें लगातार निरंतरता, कंटिन्यूटी होनी चाहिए। बिना कंटिन्यूटी के आप इसको नहीं समझ पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो प्रेरित धारा का मान जैसे मैंने आपको बताया, E की वैल्यू आप लगा देंगे तो किसी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना में परपथ में उत्पन्न वैद्युत धारा को प्रेरित धारा कहते हैं। ठीक है, अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर न्यूमेरिकल्स और ये थ्योरी। ठीक है, तो मैं ऐसा कहूँगा कि इसी नोट्स से, इसी वीडियो से इसको स्लो कर लिया करो। ठीक है, इसमें भी ऑप्शन होता है। ठीक है, इसकी स्पीड को आप कम या ज़्यादा कर सकते हो, तो उसके लिए आप नॉर्मल से थोड़ा सा अगर स्लो कर लेंगे तो ये इजीली आप लिख सकेंगे। बिल्कुल कहते हैं ना, पकी पकाई खीर है ये आपके लिए, अगर आप इसको यूज़ कर पाते हो तो, बिना किसी पैसे के। ठीक है, क्योंकि आप मोस्टली वीडियोस आप गाने देखने में या गेम्स खेलने में निकाल देते हो, उसके बेसिस पे अगर आप थोड़ी सी पढ़ाई कर सको तो वो बहुत अच्छा है। ठीक है ना, तो इस तरह से हमने प्रेरित धारा निकाल ली, I = N/R dφB/ΔT। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब यहाँ तो 100% अखबार आया है, मतलब इस पूरे चैप्टर की जान है, सोल है। ठीक है, ये वाला पॉइंट 6 वाला। तो फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी नियम। फैराडे ने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के प्रयोगों से 2 नियम दिए। ठीक है, 2 नियमों को प्रतिपादित किया जिन्हें फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम कहते हैं। पहला क्या है, प्रथम नियम कहता है कि इस नियम के अनुसार जब किसी विद्युत परपथ से विद्युत चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, रट लीजिए, तो डेफिनेशन बिल्कुल आपके मुंह पर होनी चाहिए।
तब उस परपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत भाग बल का मान चुंबक के फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। E इक्वल्स टू माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी, जहाँ एन क्या है, फेरों की संख्या है, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। तो E की वैल्यू इस एन को अगर चाहें तो आप डेल्टा के इधर ले जाइए, लेकिन फिर ये क्या हो जाएगा, ये आपका कहलाता है फ्लक्स घनत्विकाएँ, ठीक है। फ्लक्स घनत्विकाओं की संख्या कहते हैं इनको। कंबाइंड रूप से आप फिर एन डी फाई बी को आप फ्लक्स घनत्विकाओं की संख्या कहते हैं, ठीक है। इसका मात्रा वेबर इंटू टर्न होता है, वेबर इंटू टर्न होता है, ठीक है। दूसरे नियम पे आते हैं, सेकंड वाले लॉ। सेकंड नियम कहता है कि इस नियम के अनुसार किसी विद्युत परपथ में प्रेरित विद्युत भाग बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिससे कि वह स्वयं उत्पन्न होती है, ठीक है। तो ये सेकंड लॉ और फर्स्ट लॉ, इसको लेंज का नियम भी है आपका, लेंज का नियम भी कहते हैं प्रेरित धारा सदैव उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट में डाल लीजिए आप लोग इनको, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, 7वां पॉइंट जल्दी जल्दी ले रहे हैं जिससे कि काफ़ी बहुत सिलेबस है, बहुत काम करना है, ठीक है। लेकिन आप लोगों की नीरसता, आप लोग व्यूज़ नहीं दिखाई देते, लगता है कि देख ही नहीं रहे हैं। मतलब जब टेस्ट होता है तब नंबर ऑफ व्यूज़ की संख्या बढ़ जाती है, लेकिन टेस्ट नहीं हो रहा तो देखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसा ना करिए, ठीक है। कोशिश करिए, स्टडी कंटिन्यू रखो। एक दिन में महीने भर का खाना या साल भर का खाना एक दिन में नहीं खाया जाता, आपको डे बाई डे स्टडी करनी पड़ेगी। अगर आगे बढ़ना है तो, नहीं पढ़ना आगे को तो कोई बात नहीं, ठीक है। तब तो ऐसे ही आप स्लो 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 चलते रहिए, ठीक है। लेकिन स्लो का ज़माना नहीं है आजकल। पीछे वाला आपको कुचलने के लिए खड़ा हुआ है, वो आपको रौनता हुआ आगे निकल जाएगा बच्चा, भले ही आपका वो साथ का दोस्त हो या घर का कोई हो, वो आपको पीछे करके आगे निकल जाएगा, ठीक है। तो आप कोशिश करिए आगे बढ़ें। चलिए अगला पॉइंट 7, प्रेरित आवेश क्या होता है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना में प्रेरित धारा के कारण प्रेरित आवेश का मान ज्ञात किया जा सकता है। वही चीज़ जो मैंने भी आपको ऊपर समझाई थी कि यदि परपथ का प्रतिरोध, ठीक है, आर हो तथा चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन डेल्टा फाई बी हो तो प्रेरित धारा कितनी होती है, आई इक्वल्स टू एन अपॉन आर डी फाई बी अपॉन डी टी। समांतराल टी में अगर प्रवाहित हो रही है तो आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन डेल्टा टी। कहाँ से आया मैंने बता दिया था, आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों इक्वेशन का अगर बराबर भी कर दो तब भी कोई बात नहीं है, नहीं तो वहाँ से जैसे मैंने समझाया था उसके अगर क्यू का मान या यहाँ से क्यू का मान निकालो, ठीक है। इस तरीके से भी चाहो कर सकते हो, ठीक है। अगर नहीं तो क्यू इक्वल्स टू आई टी कर लो, आई इंटू डेल्टा टी कर लो और समीकरण 1 से इसका मान लगा देंगे, तब भी क्यू का मान यही आपको प्राप्त होगा, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से ये वाला वीडियो मैं यहीं पर रोकता हूँ क्योंकि काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाता है, फिर लोडिंग में दिक्कत आती है। तो आशा करता हूँ आप लोगों से कि इसका अच्छा रिस्पांस मुझे मिलेगा, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, व्यूज़ बढ़ेंगे, ठीक है। आप लोगों का देखना बढ़ेगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो अगले वीडियो तभी जब 60 या 70 व्यूज़ मुझे इसमें दिखाई देंगे, ठीक है। लगातार पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।